नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के लेक्चर में अपनी बात करेंगे खाद के बारे में, खाद या मैन्योर के बारे में। खाद क्या होती है? खाद या कार्बनिक खाद या जिसे जीवांश खाद भी बोला जाता है। तो यह क्या होती है? जैसे जो अपने पेड़ पौधे हैं या पशु पक्षी हैं, तो उनके जो अवशेष होते हैं या उनके उप उत्पाद होते हैं, जैसे फसलें हैं, फसलों के उप उत्पाद हो गए, या उद्योगों के अपशिष्ट, ठीक है, जिनके अपघटन से क्या होता है, जिनके अपघटन से जिस पदार्थ का निर्माण होता है वह क्या कहलाती है? कार्बनिक खाद कहलाती है, या जीवांश खाद भी बोलते हैं इसे, जीवांश खाद कहलाती है। क्या होती है? पशु पक्षियों के अवशेष, पेड़ पौधों के उप उत्पाद व उद्योगों के उप उत्पाद या सह उत्पाद के अपघटन से जिसका निर्माण होता है, किनकी उपस्थिति में होते हैं अपघटन? सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? इनका अपघटन करते हैं, और जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं वह क्या कहलाते हैं? कार्बनिक खाद कहलाती है। कार्बनिक खाद या इसे जीवांश खाद भी बोला जाता है। कार्बनिक खाद या जीवांश खाद क्या होता है? पशु पक्षियों के अवशेष और पेड़ पौधों के जो उप उत्पाद हैं वह उद्योगों के उप उत्पाद के अपघटन से जिसका निर्माण होता है वह क्या कहलाती है? कार्बनिक खाद कहलाती है। और कार्बनिक खाद कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक स्थूल कार्बनिक खाद, स्थूल कार्बनिक खाद, और दूसरी होती है सांद्रित कार्बनिक खाद, सांद्रित कार्बनिक खाद। स्थूल कार्बनिक खाद और सांद्रित कार्बनिक खाद। अब स्थूल कार्बनिक खाद है या भारी कार्बनिक खाद भी बोला जाता है इसे, स्थूल या भारी कार्बनिक खाद। तो यह क्या होती है? जिसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है और कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है, वह कौन सी खाद कहलाती है? स्थूल कार्बनिक खाद कहलाती है, जिसमें कार्बनिक खाद, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम व कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक वह पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है। वह कौन सी खाद कहलाती है? स्थूल कार्बनिक खाद कहलाती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक और पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है। सांद्रित कार्बनिक खाद कौन सी होती है? जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम व पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। वह कौन सी खाद होती है? सांद्रित कार्बनिक खाद कहलाती है। अब जो स्थूल कार्बनिक खाद है वह कौन कौन सी होती है? जैसे गोबर की खाद हो गई, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद,
गोबर की खाद होगी, कंपोस्ट खाद होगी, वर्मी कंपोस्ट होगी, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद होगी, हरी खाद, भेड़ बकरी की खाद होगी, भेड़ बकरी की खाद, पोल्ट्री खाद, पोल्ट्री खाद होगी, गंदे नाले की खाद होगी, गंदे नाले की खाद, और मानव विष्टा होगी, मानव विष्टा, या इसे बोला जाता है नाइटी सॉइल या नाइट सॉइल। तो ये हो गई गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, भेड़ बकरी की खाद हो गई, पोल्ट्री खाद हो गई, गंदे नाले की खाद और मानव विष्टा। तो यह किस में आते हैं? स्थूल कार्बनिक खाद के अंतर्गत आती हैं। और सांद्रित कार्बनिक खाद के अंदर कौन कौन सी आती हैं? जैसे सभी खलियां हो गई, सभी खलियां कौन कौन सी? जैसे नीम की खली, कपास की खली, जो खाद्य और अखाद्य दो प्रकार की होती हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। खलियां हो गई, और हड्डियों की खाद हो गई, हड्डियों की खाद, रक्त की खाद हो गई, रक्त की खाद होगी, और मछली की खाद होगी, मछली या मांस की खाद, मछली मांस की खाद, और पक्षियों की खाद होगी, पक्षियों की जो खाद होती है, ये किस में आते हैं? सांद्रित कार्बनिक खाद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये अपने खाद दो प्रकार की होती है, स्थूल कार्बनिक खाद और सांद्रित कार्बनिक खाद होती है। स्थूल कार्बनिक खाद होती है जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक व पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है। तो ये होती है गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, भेड़ बकरी की खाद, पोल्ट्री खाद, गंदे नाले की खाद, और मानव विष्टा, ऐसे बोला जाता है नाइटी सॉइल या मानव मल अवशेष भी कहा जाता है। सांद्रित खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम व पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है, वह कौन सी होती है? सांद्रित खाद होती है। खलियां हो गई, हड्डियों की खाद हो गई, रक्त की खाद हो गई, मछली की खाद होगी, और पक्षियों की खाद होगी। तो इसके बाद में अपने बात करते हैं गोबर की खाद के बारे में। गोबर की खाद, तो गोबर की खाद होती है, उसका जो निर्माण होता है वह किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ट्रेंच विधि जो होती है वह सर्वाधिक उपयुक्त होती है। गोबर की खाद, गोबर की खाद कौन सी होती है? जिसमें जो गोबर के अपघटन द्वारा जिस खाद का निर्माण होता है वह गोबर की खाद होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनकी मात्रा कितनी होती है? इसमें 0.50% नाइट्रोजन पाई जाती है, 0.25% फास्फोरस और 0.50% पोटाश पाया जाता है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश कितना पाया जाता है? 0.50, 0.25 और 0.50 पाया जाता है। अब गोबर की खाद होती है जो गोबर की खाद, इसका उपयोग जो होता है अपने जैसे उपयोग करते हैं, या बुआई से कितने दिन पूर्व किया जाता है? तो 1 महीने पूर्व क्या किया जाता है? गोबर की खाद का
उपयोग किया जाता है। और खलियों का उपयोग, जो खलियां होती हैं, खलियों का उपयोग कब किया जाता है? 15 दिन पूर्व किया जाता है। बुआई से 15 दिन पहले या पूर्व किया जाता है। और एक होती है महुए की खली, महुआ की खली। तो महुआ की खली होती है, उसका जो अपने सोयल में जो बुआई करते हैं उससे कितने दिन पूर्व महुए की खली डाली जाती है? तो 60 दिन या 2 महीने पूर्व, 60 दिन पूर्व किसका यूज किया जाता है? बुआई से 60 दिन पूर्व महुए की खली का उपयोग किया जाता है। अब जो गोबर की खाद है, इसमें जो अमोनिया की हानि होती है, अमोनिया की हानि, अमोनिया की हानि को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? जिप्सम का यूज किया जाता है। इसमें गोबर की खाद में अमोनिया की हानि को रोकने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसमें जिप्सम डाला जाता है। और जो गोबर की खाद होते हैं उसमें जो मुख्य कारक होता है वह कौन सा होता है? गोबर की खाद में, गोबर की खाद में जो मुख्य कारक होता है वह आर्द्रता होती है। क्या होता है? आर्द्रता होती है। और जो गोबर की खाद है इसमें आर्द्रता कितनी रखी जाती है? आर्द्रता 50 से 60% आर्द्रता रखी जाती है। गोबर की खाद में 50 से 60% आर्द्रता रखी जाती है। और जो गोबर की खाद जब तैयार हो गई, तैयार होने के उपरांत, खाद तैयार होने के उपरांत कितनी आर्द्रता होनी चाहिए गोबर की खाद में? तो 30% नमी बचनी चाहिए या 30% आर्द्रता होनी चाहिए। अब गोबर की खाद है जो अपने सामान्य फसलें हैं, सामान्य फसलों में जो गोबर की खाद है वह 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर डाली जाती है। जो सामान्य फसलों में जो गोबर की खाद है वह कितनी, गोबर की खाद की कितनी मात्रा डाली जाती है? तो 10 से 15% डाली जाती है। और जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है। सामान्य फसलों में 10 से 15 टन और सब्जियों में 20 से 25 टन किसका यूज किया जाता है? गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है। तो ये होगी अपनी गोबर की खाद। अब बात करते हैं अपने कंपोस्ट खाद के बारे में। कंपोस्ट खाद, तो कंपोस्ट खाद होती है वह, उस कंपोस्ट खाद का निर्माण किससे होता है? जो पशु पक्षियों का अपशेष होता है, पशु पक्षियों का अपशेष, और जो मानव अवशेष हो गया, पेड़ पौधों का अपशेष, पेड़ पौधों का अपशेष, इनके अपघटन से इसका निर्माण होता है, कंपोस्ट खाद का निर्माण होता है। अब कंपोस्ट खाद 2 प्रकार की होती है, एक तो फार्म कंपोस्ट और एक होती है शहरी कंपोस्ट। शहरी कंपोस्ट, फार्म कंपोस्ट में जिसमें फार्म के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं
उससे जिस कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है वह फार्म कंपोस्ट कहलाती है, और शहरों के अवशेष से जिस कंपोस्ट का निर्माण होता है वह शहरी कंपोस्ट कहलाती है। अब फार्म कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की मात्रा, तो जो फार्म कंपोस्ट होता है उसमें 0.5% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, 0.15% फास्फोरस पाई जाती है और 0.5% पोटास पाई जाती है। फार्म कंपोस्ट होती है उसमें 0.5% नाइट्रोजन, 0.15% फास्फोरस और 0.5% क्या पाई जाती है, पोटास पाई जाती है। अब जो शहरी कंपोस्ट होती है, शहरी कंपोस्ट में फार्म कंपोस्ट की तुलना में जो NPK होती है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो कितनी पाई जाती है इसमें, जो नाइट्रोजन होती है वह 1.4% क्या पाई जाती है, इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, 1% फास्फोरस पाई जाती है और 1.4% ही क्या पाई जाती है, इसमें पोटास पाई जाती है। 1.4% नाइट्रोजन, 1.4% पोटास और फास्फोरस कितनी पाई जाती है, 1% पाई जाती है फास्फोरस। एक होती है एजो कंपोस्ट। एजो कंपोस्ट क्या होती है, जो अपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे जिस कंपोस्ट का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, एजो कंपोस्ट कहा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं के द्वारा जिस कंपोस्ट का निर्माण होता है वह क्या कहलाती है, एजो कंपोस्ट कहलाती है। और एजो कंपोस्ट में जो नाइट्रोजन होती है वह 1.5% पाई जाती है। एजो कंपोस्ट में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, 1.5% पाई जाती है। एक होता है सीवेज होता है, जो अपने शहरों में होता है, शहरों में जो गंदा पानी होता है या गंदे नाले होते हैं उसमें सीवेज होता है। सीवेज क्या होता है, जैसे गंदे नाले का जो द्रव पदार्थ होता है, गंदे नाले का द्रव पदार्थ उसे क्या कहा जाता है, सीवेज कहा जाता है। और एक होता है सल्ज। तो सल्ज क्या होता है, जो गंदे नाले में जो ठोस पदार्थ होता है, गंदे नाले का जो ठोस पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है, सल्ज कहा जाता है। यानी कि जो अपने जो गंदे नाले होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ ही पाया जाता है, जिसमें जो गंदे नाले का द्रव पदार्थ है उसे सीवेज कहा जाता है और गंदे नाले का ठोस पदार्थ है उसे सल्ज कहा जाता है। एक होती है सुपर कंपोस्ट। तो सुपर कंपोस्ट क्या होती है, जो कंपोस्ट खाद होती है, कंपोस्ट खाद में जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है, नाइट्रोजन व फास्फोरस होती है। तो नाइट्रोजन व फास्फोरस की मात्रा में वृद्धि करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, सुपर फास्फेट या रॉक फास्फेट होती हैं, रॉक फास्फेट को मिक्स कर दिया जाता है इसमें, जो अपने कंपोस्ट तैयार करने के लिए या कंपोस्ट का निर्माण करने के लिए इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की मात्रा में वृद्धि करने के लिए जो कंपोस्ट खाद होती है उसमें सुपर फास्फेट व या रॉक फास्फेट को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, जिससे क्या होती है, नाइट्रोजन व फास्फोरस में वृद्धि होती है। तो ऐसी कंपोस्ट खाद को क्या बोला जाता है, सुपर कंपोस्ट बोला जाता है या सुपर कंपोस्ट खाद बोला जाता है। इसमें जो 1 टन कंपोस्ट है उसमें अपने 10 से 15 kg क्या मिलाया जाता है, सुपर कंपोस्ट या रॉक फास्फेट इसमें मिला दिया जाता है। यानी कि 1 टन के अंदर
10 से 15 kg क्या मिला दिए थे, सुपर फास्फेट व या रॉक फास्फेट मिलाया जाता है। इससे सुपर कंपोस्ट का निर्माण होता है। अभी होगी कंपोस्ट। इसके बाद में बात करते हैं अपने कंपोस्ट निर्माण की विधियों के बारे में। जो कंपोस्ट का निर्माण होता है उसकी जो सबसे प्रचलित विधि है वह कौन सी है, बेंगलोर विधि होती है। जो वह कंपोस्ट निर्माण में सबसे प्रचलित विधि है। सबसे अधिक किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो बेंगलोर विधि का उपयोग कंपोस्ट निर्माण में किया जाता है। कंपोस्ट निर्माण की विधियां। कंपोस्ट निर्माण की विधियां, तो कंपोस्ट का जो निर्माण होता है 1 नंबर पर लिखते हैं अपने एडको विधि। एडको विधि क्या होती है, इसमें जो है एडको पाउडर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, एडको पाउडर का उपयोग किया जाता है एडको विधि के अंदर। और इसमें जो स्टार्टर के रूप में जो गोबर की खाद का उपयोग नहीं किया जाता। गोबर की या गोबर का उपयोग, गोबर का उपयोग नहीं किया जाता। एडको विधि में क्या होता है, एडको विधि कौन से वैज्ञानिक ने दी, तो हर्चिसन, एक तो हर्चिसन और रिचर्ड्स, ये 2 वैज्ञानिक थे। इसने एडको विधि जो प्रचलित की। एडको विधि जो कौन कौन से वैज्ञानिकों ने दी, तो हर्चिसन व रिचर्ड्स ने दी। कब दी थी इस विधि को, 1921 में इंग्लैंड में प्रचलित की। इंग्लैंड के अंदर इस विधि का जो विकास हुआ और किसने किया, हर्चिसन व रिचर्ड्स ने किया, 1921 में किया। और इस विधि में क्या होता है, गोबर का उपयोग नहीं किया जाता है। अब जो कंपोस्ट का निर्माण करते हैं, अपने कंपोस्ट का निर्माण करते हैं, तो उसमें जो अपने सड़ा गला पदार्थ डाल दिया इसमें, तो इसके अपघटन के लिए किसका यूज किया जाता है, स्टार्टर का यूज किया जाता है। जिससे अपघटन, जिसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, जो फसलों का अवशेष है या कोई भी पशु पक्षियों का अवशेष है, उसका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। तो उसमें किसका यूज किया जाता है, तो एडको विधि है। इसमें एडको पाउडर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एडको पाउडर का यूज किया जाता है। एडको विधि में गोबर का यूज नहीं किया जाता। दूसरी होती है इंडोर विधि। इंडोर विधि, जो इंडोर विधि है यह यशवंत व हार्वर्ड नामक वैज्ञानिक था। यशवंत व हार्वर्ड नामक वैज्ञानिक था, इन्होंने प्रचलित की इंडोर विधि। अब जो कंपोस्ट निर्माण की सबसे महंगी विधि कौन सी है, कंपोस्ट निर्माण की सबसे महंगी विधि कौन सी है, तो इंडोर विधि है। जो वह कंपोस्ट निर्माण की सबसे महंगी विधि है। और जो इंडोर विधि होती है, इसमें जो अपने कंपोस्ट निर्माण जो होता है, उसमें जो 2 प्रकार के जो बैक्टीरिया है वह यूज में लेते हैं। एक तो होते हैं वायवीय जीवाणु और एक अवायवीय जीवाणु। तो जो इंडोर विधि है, इंडोर विधि के अंदर जो कंपोस्ट का निर्माण होता है उसमें केवल वायवीय जीवाणु होते हैं। वायवीय जीवाणु ही भाग लेते हैं, ठीक है। बाकी जो इंडोर विधि के अलावा जो होती है उनमें वायवीय व अवायवीय जीवाणु होते हैं। लेकिन इंडोर विधि में केवल वायवीय जीवाणु के द्वारा क्या किया जाता है, इनका अपघटन किया जाता है और कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में तीसरी होती है बेंगलोर विधि। बेंगलोर
विधि। तो बेंगलोर विधि है, यह कौन से वैज्ञानिक ने प्रचलित की? तो CN आचार्य नामक वैज्ञानिक था, जिसने कौन सी विधि दी? बेंगलोर विधि दी, कंपोस्ट निर्माण की बेंगलोर विधि की। यह भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि है। भारत में कंपोस्ट निर्माण की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? तो प्रचलित विधि, भारत में कंपोस्ट निर्माण की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? बेंगलोर विधि है। और बेंगलोर विधि में जो वायवीय व अवायवीय दोनों प्रकार के जीवाणुओं द्वारा किसका निर्माण होता है? कंपोस्ट का निर्माण होता है। वायवीय व अवायवीय दोनों प्रकार के जीवाणुओं द्वारा कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जाता है। और चौथी होती है नेडैप विधि। नेडैप विधि, तो नेडैप विधि है, यह कहाँ पे प्रचलित हुई या कहाँ पे विकसित हुई? तो यह महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में इस विधि का विकास हुआ, महाराष्ट्र में। और एक किसान था जिसका नाम नेडैप काका था। नेडैप जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के किसान नेडैप काका के द्वारा किस कंपोस्ट निर्माण की, कौन सी विधि का निर्माण किया गया? नेडैप विधि का निर्माण किया गया। तो ये अपनी कंपोस्ट निर्माण की विधियां, एडको विधि, इंदौर विधि, बेंगलोर विधि और नेडैप विधि, या इसे नेडैप काका विधि भी कहा जाता है। इंडोर एडको विधि है, इसमें एडको पाउडर का उपयोग किया जाता है, गोबर का उपयोग नहीं किया जाता। यह हर्चिसन व रिचर्डस नामक वैज्ञानिक ने 1921 में इंग्लैंड में दी थी। और इंदौर विधि है, यह यशवंत व हवार्ड ने दी। और कंपोस्ट निर्माण की सबसे महंगी विधि है। और कंपोस्ट निर्माण की सबसे सस्ती विधि कौन सी है? तो बेंगलोर विधि है। जो यह क्या है? कंपोस्ट निर्माण की सबसे सस्ती विधि है। कौन सी विधि है? बेंगलोर विधि है। और यही क्या है? भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि भी कौन सी है? तो बेंगलोर विधि है, जो सर्वाधिक प्रचलित विधि है। तो ये अपनी होगी कंपोस्ट निर्माण की विधियां। इसके बाद में बात करते हैं अपनी जो मानव मल होता है या मानव विष्ठा होती है। मानव मल या मानव विष्ठा कहा जाता है, विष्ठा, या इसे नाइटी सॉइल भी बोला जाता है, नाइट सॉइल, नाइट सॉइल भी कहा जाता है। तो नाइट सॉइल जो होती है उसमें जो अपने नाइट्रोजन होती है वो कितनी होती है? 5.5% क्या पाई जाती है इसमें? नाइट्रोजन पाई जाती है। किसमें? मानव मल या मानव अवशेष में नाइट्रोजन होती है 5.5% पाई जाती है। अब भेड़ बकरी की खाद में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? भेड़ व बकरी की खाद, भेड़ व बकरी की खाद होती है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास 3% नाइट्रोजन पाई जाती है। 1% क्या पाई जाती है इसमें? फास्फोरस पाई जाती है। और 2% क्या पाई जाती है? पोटास पाई जाती है। भेड़ बकरी की खाद में 3% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस और पोटास कितने प्रतिशत पाई जाती है? 2% क्या पाई जाती है? पोटास पाई जाती है। अब बात करते हैं पोल्ट्री खाद की। तो जो पोल्ट्री की खाद है
इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा कितनी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है 3%, फास्फोरस पाई जाती है 2% और पोटास पाई जाती है इसमें 1%। पोल्ट्री की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कितनी पाई जाती है? 3%, 2% और 1%। या एग्जैक्ट पूछ ले तो 3.03% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, 2.063% फास्फोरस पाई जाती है और 1.04% क्या पाई जाती है? पोटास पाई जाती है। पोल्ट्री की खाद है उसमें 0.03% नाइट्रोजन, 2.063% फास्फोरस और पोटास कितनी पाई जाती है? 1.04% पोटास पाई जाती है। अगर ये फॉर्मूला याद रख लेना 3-2-1 का, 3% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस और 1% क्या पाई जाती है? पोल्ट्री की खाद में पोटास पाई जाती है। और एक होती है हरी खाद। हरी खाद, हरी खाद क्या होती है? जैसे अपने सामान्य फसलें हैं, सामान्य फसलों का सामान्य फसलों को अगर अपने खाद के रूप में उपयोग में लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? हरी खाद कहा जाता है। सामान्य फसलों को खाद के रूप में उपयोग करते हैं या उपयोग में लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? हरी खाद कहा जाता है। तो यह 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है इन सिटू और एक होती है एक्स सिटू। इन सिटू क्या होती है? जैसे अपने खेत होता है तो खेत में ही कोई फसल है, उसको बो दिया और वो जब पुष्पन अवस्था पर आ जाती है तो उसकी क्या कर देते हैं? उसको कल्टीवेटर या किसी यंत्र के द्वारा मिट्टी में दबा देते हैं या मिट्टी में पलट देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इन सिटू कहा जाता है। यानी कि खेत में फसलों को बोकर पलटना क्या कहलाता है? इन सिटू कहलाता है। और एक्स सिटू में क्या आता है? जैसे अपने खेत की बजाय अपने क्या करते हैं? बाहर से पत्तियां या लकड़ी लाके उसको किसी मशीन के द्वारा बारीक काट के क्या कर दिया जाता है? खेत में डाल दिया जाता है। यानी कि बाहर से पत्तियां या लकड़ी लाकर खेत में डालना क्या कहलाता है? एक्स सिटू कहलाता है। अब इन सिटू होता है जो उसमें मुख्यतः जैसे ढेंचा हो गया, ढेंचा, सनई, मूंग, मोठ या जो भी फसलें होते हैं अपने खेत में बोक रहे हैं उसको क्या कर देते हैं? जब पुष्पन अवस्था पे आ जाती है वह उसे पलट देते हैं। तो इसे कौन सी अवस्था पर पलटा जाता है? कौन सी अवस्था पर पलटा जाता है? तो पुष्पन अवस्था पर जो पलटा जाता है वह सर्वाधिक अच्छी हरी खाद कहलाती है। कौन सी? जिसको पुष्पन अवस्था पर क्या कर देते हैं? मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो ये होगी सनई, मूंग, मोठ, सभी फसलें जो होती हैं ये इन सिटू के अंतर्गत आती हैं। और एक्स सिटू के अंतर्गत जैसे जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जैसे नीम हो गया, नीम आदि को जैसे इसकी पत्तियां या इसकी लकड़ी को लाकर क्या कर दिया? खेत में ट्रांसफर कर दिया, खेत में डाल दिया, तो वह क्या कहलाता है? एक्स सिटू कहलाती है। और इन सिटू खेत में ही बोकर उसे खेत में ही मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, तो उसे इन सिटू कहा जाता है। तो ये होगी अपनी हरी खाद। इसके बाद बात करते हैं अपने वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है?
केंचुए के द्वारा तैयार की जाती है। वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किसके द्वारा होता है? केंचुए के द्वारा किया जाता है। केंचुए के द्वारा किया जाता है। तो उसकी जो एपिजिक प्रजाति होती है, एपिजिक प्रजाति का केंचुआ होता है जो, वो बेस्ट माना जाता है। और कौन सा होता है? आइसिनिया फोएटिडा होता है। आइसिनिया फोएटिडा नामक जो केंचुआ होता है राजस्थान के लिए सर्वाधिक बेस्ट होता है और क्या करता है? वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करता है। तो इसमें क्या होता है, यह जो अपने वर्मी कंपोस्ट होती है उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे फसलों का अपशिष्ट हो गया, कूड़ा करकट हो गया, अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रतिशत रखा जाता है? 65% तो रखा जाता है अपशिष्ट पदार्थ। और गोबर रखा जाता है 35%। यानी कि इस रेशो को, अपशिष्ट पदार्थ और गोबर को क्या कर दिया जाता है? मिक्स कर दिया जाता है। और उसमें क्या छोड़ दिए जाते हैं? केंचुए छोड़ दिए जाते हैं, जो क्या करते हैं? अपघटन की प्रक्रिया करते हैं और क्या, किसका निर्माण करते हैं? वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करते हैं। तो ये केंचुए क्या करते हैं? इसका अपघटन करते हैं। और किसका निर्माण होता है? वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ है वो 65% अपशिष्ट पदार्थ लेते हैं, और जो इसका कंपोजिशन होता है इसमें गोबर कितना लेते हैं? 35% तक क्या लिया जाता है? इसमें गोबर लिया जाता है। अब जो वर्मी का कल्चर होता है, वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर क्या होता है? केंचुए को पालना क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। केंचुआ को पालना, इसे क्या बोला जाता है? वर्मी कल्चर बोला जाता है। एक होता है वर्मी वाश, और एक होता है वर्मी कंजर्वेशन। वर्मी कंजर्वेशन। तो वर्मी वाश क्या होता है? जो केंचुआ होता है, केंचुए की जो ऊपरली सतह होती है उससे क्या होता है? लसलसे पदार्थ जो होता है उसका स्त्राव निकलता है। केंचुए की जो झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली, उससे क्या निकलता है? लसलसे पदार्थ का स्त्राव होता है। पदार्थ का स्त्राव होता है, उसे क्या कहा जाता है? वर्मी वॉश कहा जाता है। वर्मी वॉश का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? कीटों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। कीटों के नियंत्रण में किसका यूज किया जाता है? वर्मी वाश का यूज किया जाता है। और एक जो केंचुआ होता है, केंचुए की जो झिल्ली होती है वह क्या करती है? ऑक्सीजन का स्त्राव करती है। ऑक्सीजन का स्त्राव करती है। ऑक्सीजन का स्त्राव भी कौन करती है? केंचुए की झिल्ली करती है। और जो क्या करता है? पौधों में वृद्धि का कार्य करता है। पौधों में वृद्धि का कार्य, यानी कि जो ये पादप वृद्धि हार्मोन होता है वह केंचुए के द्वारा स्त्राव किया जाता है। यानी कि केंचुए की जो बाहरी झिल्ली होती है वह क्या करती है? किसका स्त्राव करती है? ऑक्सीजन का स्त्राव करती है। और पौधों में इससे क्या होती है? वृद्धि होती है। वर्मीवाश, वर्मी कंजर्वेशन क्या होता है? जो वर्मी कंपोस्ट होती है, वर्मी कंपोस्ट से केंचुओं को अलग करना क्या कहलाता है? वर्मी कंजर्वेशन कहलाता है। वर्मी कंपोस्ट से केंचुओं को
अलग करना क्या कहलाता है, वर्मी कंजर्वेशन कहलाता है। और जो यह वर्मी कंपोस्ट है वह 60 दिन के अंदर क्या आ जाती है, तैयार हो जाती है। 60 दिन में बनकर क्या आ जाती है, वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। और जो वर्मी कंपोस्ट होती है इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल धारण क्षमता है वह क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो जो अपने वर्मी कंपोस्ट होती है उसके अगर कोई मृदा में अपने डालते हैं तो उसकी क्या करती है, यह वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करती है या बढ़ाती है। क्या करती है, जल धारण क्षमता में, जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि कौन करता है, वर्मी कंपोस्ट करता है। यह क्या करती है, वृद्धि करती है किसमें, मृदाओं में जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है। और जो वर्मी कंपोस्ट होती है इसमें जो उपयुक्त टेम्परेचर रखा जाता है, तापमान वो कितना रखा जाता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वह क्या होता है, जो वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयुक्त होता है। और नमी या आर्द्रता कितनी रखी जाती है, 30% जो आर्द्रता रखी जाती है। इसमें जो वर्मी कंपोस्ट होती है उसके निर्माण के लिए आर्द्रता 30% होती है और टेम्परेचर 25 से 30% रखा जाता है। और जो वर्मी कंपोस्ट होती है उसमें क्या होती है, जो सामान्य खाद होती है उससे 8 गुना अधिक क्या पाया जाता है, एक्टिनोमाइसीटीज पाया जाता है। एक्टिनोमाइसीटीज पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 8 गुना अधिक एक्टिनोमाइसीटीज पाया जाता है। और जो सामान्य फसलें होती हैं, सामान्य फसलों में 2 से 2.5 टन क्या करते हैं प्रति हेक्टर वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है, 2 से 2.5 टन। और जो अनाज वाली फसलें होती हैं, अनाज वाली फसलें, तो अनाज वाली फसलें होती हैं उसमें 5 से 6 टन क्या किया जाता है प्रति हेक्टर वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। और एक होती है सब्जी वाली फसलें, तो सब्जी वाली फसलों में सब्जी वाली फसलों में 10 से 12 टन क्या किया जाता है वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। तो जो सामान्य फसलें होती है उसमें 2 से 2.5 टन, और अनाज वाली फसलें होती है उसमें 5 से 6 टन, और जो सब्जी वाली फसलें होती है उसमें 10 से 12 टन क्या किया जाता है वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होती है उसकी मात्रा होती है 1.5 से 2.5% क्या पाई जाती है, इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। और 1.6 से 1.8% क्या पाई जाती है, फास्फोरस पाई जाती है। और 1 से 1.5% क्या पाई जाती है, इसमें पोटास पाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट में जो नाइट्रोजन है वो 1.5 से 2.5% पाई जाती है, या 1.5 से 2.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। 1.6 से 1.8% क्या पाई जाती है, फास्फोरस पाई जाती है। और पोटास कितनी पाई जाती है, 1 से 1.5% क्या पाई जाती है, पोटास पाई जाती है। तो ये हो गया अपने वर्मी कंपोस्ट हो गया। इसके बाद में बात करते हैं अपने सांद्रित कार्बनिक खादों के बारे में। सांद्रित कार्बनिक खादें। कौन कौन सी होती है सांद्रित कार्बनिक खादें? सांद्रित कार्बनिक खाद, सांद्रित कार्बनिक खाद कौन कौन होती है?
रक्त की खाद होगी, और पक्षी ग्वानो हो गया, और मछली की खाद होगी, मछली की खाद होगी। तो जो रक्त होता है, रक्त की खाद होती है, उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो कितने प्रतिशत होता है? 13 से 20% क्या पाया जाता है? रक्त की खाद में नाइट्रोजन पाया जाता है। और पक्षी ग्वानो होता है उसमें 7 से 8% नाइट्रोजन, 11 से 14% फास्फोरस, और 2 से 3% क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है। 7 से 8% नाइट्रोजन, 11 से 14% फास्फोरस, और 2 से 3% क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है। और जो मछली की खाद है उसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 4 से 10% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। और 3 से 9% क्या पाया जाता है? इसमें फास्फोरस पाया जाता है। 3 से 9% फास्फोरस पाया जाता है, और पोटास पाया जाता है 0.3 से 1.5% क्या पाया जाता है? इसमें पोटास पाया जाता है। 0.3 से 1.5% क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है किसमें? मछली की खाद में। तो रक्त की खाद में नाइट्रोजन 13 से 20%, पक्षी ग्वानो में 7 से 8% नाइट्रोजन, 11 से 14% फास्फोरस, और 2 से 3% पोटास पाया जाता है। मछली की खाद में 4 से 10% नाइट्रोजन, 3 से 9% फास्फोरस, और 0.3 से 1.5% क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है। अब बात करते हैं अपने संदिग्ध खाद में खलियों की। खलियां, तो जो खलियां होती हैं वह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है खाद्य खली, और दूसरी होती है अखाद्य। खाद्य खली कौन सी होती है? जैसे मूंगफली होगी, मूंगफली की खली होगी, कुसुम हो गई, मूंगफली, कुसुम, कपास, तिल की खली, और सरसों की खली हो गई। ये कौन कौन सी है? खाद्य खलियां होती हैं। तो मूंगफली की जो खली है उसमें जो नाइट्रोजन कितनी होती है? 7.2% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कुसुम में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, 7.9%। ये दोनों ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। खाद्य खलियों में मूंगफली में 7.2% नाइट्रोजन पाई जाती है, और कुसुम में कितनी पाई जाती है? 7.9% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कपास में 6.4% नाइट्रोजन पाई जाती है। तिल में 6.3% नाइट्रोजन पाई जाती है, और जो सरसों होती है उसमें 5.1% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। अखाद्य खलियों में कौन कौन सी होगी? जैसे नीम की खली हो गई, अरंडी हो गई, ये भी इम्पोर्टेंट है दोनों, नीम की खली और अरंडी की खली। नीम की खली में जो नाइट्रोजन होती है वो 5.2% पाई जाती है, और अरंडी की खली होती है उसमें 4.3% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। 4.3% नाइट्रोजन अरंडी की खली में पाई जाती है। तो ये होगी अपने खाद्य खलियां। और जो नाइट्रीकरण इनहेबिटर्स जो होता है, नाइट्रीकरण इनहेबिटर्स, तो नाइट्रोजन इनहेबिटर्स का कार्य कौन करती है? नीम की खली होती है। नीम की खली क्या करती है? नाइट्रोजन इनहेबिटर्स का कार्य करती है। यानी कि जो नाइट्रोजन होती है उसकी नाइट्रीकरण की प्रक्रिया होती है, उसको क्या करती है? कम करती है। कौन सी? नीम की खली। नीम की खली क्या करती है? नीम की खली का उपयोग किस में किया जाता है? नाइट्रोजन इनहेबिटर्स के रूप में किया जाता है। यह क्या करती है? नाइट्रीकरण की प्रक्रिया होती है उसको रोकती है। जैसे अपने कई बार देखा होगा, जो
यूरिया आती है उसमें क्या आती है, नीम लेपित यूरिया भी आती है। तो वो क्या करती है, धीरे धीरे क्या करती है, पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाती है। इसके बाद में जो सामान्यतः जो खलियों का उपयोग किसमें किया जाता है, सब्जियों में किया जाता है। खलियों का उपयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है, सब्जियों के अंदर किया जाता है। खलियों का उपयोग किसमें किया जाता है, तो सब्जियों के अंदर खलियों का उपयोग किया जाता है। और नीम में जो नीम की खली है उसमें कौन सा रसायन पाया जाता है, तो एजाडिरेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है। एजाडिरेक्टिन नामक क्या पाया जाता है, रसायन पाया जाता है। एजाडिरेक्टिन या एजाडिरेक्टिन नामक रसायन किसमें पाया जाता है, नीम की खली में पाया जाता है। और एक होता है महुआ और सफेद मूसली। महुआ व सफेद मूसली, महुआ व सफेद मूसली होती है, उसमें कौन सा रसायन पाया जाता है, तो सैपोनिन नामक रसायन पाया जाता है। सैपोनिन नामक रसायन किसमें पाया जाता है, महुआ की खली व सफेद मूसली में क्या पाया जाता है, सैपोनिन नामक रसायन पाया जाता है। तो ये अपनी हो गई खलियां, संतृप्त कार्बनिक खाद हो गई कंप्लीट। तो आज के लिए धन्यवाद।